हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थी कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच बेसिक ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 4 लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने बेसिक ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और 3। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लेकर आए हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। तो हम कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। कंप्यूटर का जनरेशन 5 होता है। कंप्यूटर 5 जनरेशन में बटा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा 1945 से लेकर के 1955 के बीच में हुआ था। ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा 1945 से लेकर के 1955 के मध्य में हुआ था। इस जनरेशन में मुख्य बात यह है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। तो देखते हैं, द मेन कंपोनेंट इज यूज वेयर द वैक्यूम ट्यूब। द वैक्यूम ट्यूब वेयर आल्सो कॉल्ड valves. The first computer used 17,000 vacuum tube weighted 30 tons and occupied an area of a big hall. Vacuum tube or valves took as to warm up and consumed massive amount of electricity. Some of the computer of this generation are ENIAC, UNIMAC, EDSAC, etc. समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में जो मेन कंपोनेंट था, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था, वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि द वैक्यूम ट्यूब वेयर आल्सो कॉल्ड valves, यानी कि हम वैक्यूम ट्यूब को valves भी कहते हैं। valves का मतलब होता है एक खाली डब्बे के आकार का। valves का मतलब होता है खाली डब्बे के आकार का। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में 17,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। उसका वजन था 30 टन। उसको रखने के लिए एक बड़े ही हॉल की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है ना। और वैक्यूम ट्यूब और valves को बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती थी। उसको यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती थी। उसके बाद कह रहा है कि सम ऑफ द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन में ENIAC, UNIVAC, EDSAC नाम का कंप्यूटर बना था। नॉर्मली अगर हम ये देखें कि फर्स्ट जनरेशन क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। वैक्यूम ट्यूब एक valves के आकार का होता है। वैक्यूम ट्यूब valves के आकार का होता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। उसका वजन 30 टन था और उसको रखने के लिए, उस कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़े हॉल की आवश्यकता पड़ती थी।
और जो हमारा सिस्टम था उस सिस्टम को चालू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती थी। उस जनरेशन के यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है ENIAC, UNIVAC, EDSAC। आगे देखते हैं 1945 में इन 1945 द फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नेम ENIAC वाज बिल्ट बाय प्रेस्पर इकर्ट, यानी कि जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था उसका नाम था ENIAC। कब बना था? 1945 ईस्वी में बना था। जिसको बनाने वाले कौन थे? प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मैकली थे। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी कि ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब आगे देखते हैं EDSAC। EDSAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कह रहा है कि ENIAC के बाद, ENIAC जो कंप्यूटर था उसके बाद दूसरे कंप्यूटर का निर्माण हुआ। ENIAC के बाद एक दूसरे सिस्टम का, एक दूसरे कंप्यूटर का निर्माण हुआ, बना, जिसका नाम EDSAC पड़ा। और EDSAC का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और ये कब बना? 1949 ईस्वी में, 1949 में EDSAC नाम का एक सिस्टम बना, जिसको EDSAC was the first computer to operate on the storage program concept। कह रहा है कि EDSAC का उपयोग स्टोर्ड प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए किया जाता था। ठीक है ना। इट इज़ स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1951। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग हुआ इस सिस्टम का, EDSAC का, तो 1951 ईस्वी में इसकी ऑपरेटिंग स्टार्ट हो गई। अब आता है UNIVAC। UNIVAC का पूरा नाम हुआ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेडिकेटेड टू बिजनेस एप्लीकेशन। कह रहा है कि जो UNIVAC था वो पहला कंप्यूटर था जो कि बिजनेस एप्लीकेशन को डेडिकेट करता था, बिजनेस एप्लीकेशन को वर्कआउट करता था। इट वाज आल्सो यूज फॉर द एनालिसिस, जिसका इस्तेमाल केवल एनालिसिस के लिए किया जाता था। यानी कि UNIVAC जो सिस्टम था इसका उपयोग एनालिसिस के, डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता था। ऑफ 1952 1952 ईस्वी में प्रेसिडेंटियल इलेक्शन इन USA में इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में कह रहा है कि द रियल बैक थ्रो इन कंप्यूटर स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ द ट्रांजिस्टर। इट मेड इलेक्ट्रॉनिक रिलेएबल सो दैट अ डिवाइस नेवर नीडेड टू बी सर्विस्ड। ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। The first working transistor was made in December of 1947 at Bell Labs by William Shockley, John Bardeen, and Walter Brattain. Those three men were rewarded for their invention in the 1956 with the Nobel Prize in Physics. Transistor is a tiny semiconductor device. The size is about 1/50 of a bulb, which can perform the same function as that of a large value of transistor. Replaced bulbs
इन अ कंप्यूटर द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर हैज़। समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि सेकेंड जनरेशन जो है 1955 से लेकर 1955 से लेकर के 1965 के बीच में हुआ था। बीच में कहने का मतलब क्या कि 1955 से लेकर के 65 के मध्य में काम हुआ था सेकेंड जनरेशन में। कह रहा है कि द रियल ब्रेक थ्रू इन अ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ द ट्रांजिस्टर। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में वास्तविक सफलता, जो कंप्यूटर है उसमें वास्तविक सफलता कब मिली, जब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर को खोजा गया। सेकेंड जनरेशन में बात ये हो रही है कि कंप्यूटर में वास्तविक सफलता हमें कब मिली, जब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, ट्रांजिस्टर को खोजा गया। इलेक्ट्रॉनिक को विश्वसनीय बना दिया। कौन? ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर था वो इलेक्ट्रॉनिक को क्या बना दिया? विश्वसनीय बना दिया, विश्वास के पात्र बना दिया कि भाई चलो। उसके बाद क्या होता है कि किसी भी उपकरण की सेवा की आवश्यकता ना पड़े। ट्रांजिस्टर के बाद किसी ऐसे उपकरण की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। जो ट्रांजिस्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को एक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एक संकेत में कन्वर्ट करता है। पहला जो है हमारा ट्रांजिस्टर 1947 में दिसंबर में बना था। पहला हमारा जो ट्रांजिस्टर है दिसंबर 1947 में बना था, बेल लैबोरेटरी में बना था। इसको बनाने वाले विलियम शॉकली, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रैटेन थे। ये तीनों प्रोफेसर जो थे, इन तीनों को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ट्रांजिस्टर जो था एक टीनी सेमीकंडक्टर था, यानी कि टीनी का मतलब छोटा। ट्रांजिस्टर जो था एक छोटा पार्ट था, डिवाइस था, जिसका साइज जो था वो वल्व्स यानी कि वैक्यूम ट्यूब का 1/50वां भाग था। 1/50वां भाग था। विच कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ अ लार्ज वैल्यू। लेकिन यह जो था सेम उसी प्रकार के वर्क को करता था, वही फंक्शंस को करता था, लेकिन इसमें क्या थी कि इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ गई थी। ट्रांजिस्टर रिप्लेस वल्व्स इन अ कंप्यूटर द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर हैज़। यानी कि कहने का मतलब है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ तो वल्व्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। नॉर्मली हम कहें तो वास्तविक रूप से कंप्यूटर में सफलता हमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार से ही मिला। ट्रांजिस्टर जो था
इसका खोज हुआ, इसका आविष्कार हुआ, उसी समय से हम लोगों को मिला। इससे क्या हुआ कि हमारे सिस्टम के साइज़ में कमी हुई, वर्क प्रोसेस बढ़ा, एक बड़े अमाउंट में ये काम करना चालू किया हमारा सिस्टम। और ट्रांजिस्टर का जो साइज़ था वो वैक्यूम ट्यूब के 50वें भाग के बराबर था। इसमें फर्स्ट है रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो ट्रांजिस्टर हम इस्तेमाल किए हैं सिस्टम में, उस ट्रांजिस्टर के माध्यम से क्या हुआ कि हमारा जो सिस्टम था, कंप्यूटर था, उसका साइज छोटा हो गया। सेकंड आता है रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग एंड रनिंग कॉस्ट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बनाने का वर्क जो है उसको और कॉस्ट को वो क्या किया, घटा दिया। इम्प्रूव रिलेबिलिटी एंड प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के विश्वास को आगे बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, उसके प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा दिया ट्रांजिस्टर के माध्यम से। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने से साइज में कमी, सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग वर्क में कमी हुई, रनिंग कॉस्ट कम हुआ, लेकिन उसकी रिलेबिलिटी बढ़ गई, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया, प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है IBM 7000 सीरीज़, IBM 1620, IBM 1401 इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है 1965 से लेकर के 1970 के मध्य में हुआ था। थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर के 1970 के मध्य में हुआ था। कह रहा है कि इन दिस जनरेशन फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर वेयर पुट टुगेदर ऑन अ सिंगल चिप। कहने का मतलब है कि थर्ड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर था, उस ट्रांजिस्टर के जगह पे एक सिग्नल चिप का इस्तेमाल हुआ, और वो सिग्नल चिप जो था सिलिकॉन का था, ऑफ अ सिलिकॉन। दिस चिप आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, और उस चिप का नाम क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि IC। अ स्मॉल चिप द साइज ऑफ अ फिंगर नेल, जो छोटा चिप था, IC था, उस IC का साइज जो था एक नाखून के बराबर था, लेकिन could have the equivalent of 200 to 2000 transistor which can do logical comparison and calculation some chips। कह रहा है कि लेकिन उसमें क्या था कि 200 से लेकर 2000 चिप के बराबर एक सिलिकॉन चिप था। 200 से 2000 ट्रांजिस्टर के बराबर एक सिलिकॉन चिप था, और ये जो सिलिकॉन चिप था लॉजिकल कंपैरिजन और कैलकुलेशन के रूप में वर्क करता था। सम चिप हैव बीन डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेटा स्टोरेज। कुछ चिप इसलिए बनाया गया कि जिसका काम केवल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। The use of the chip technology reduced the size of computer which were built using IC become the third generation computer
एग्जाम्पल IBM 360, IBM 370। यानी कहने का मतलब है कि इस सिलिकॉन चिप के इस्तेमाल से कंप्यूटर का जो साइज़ था वो और ही छोटा हो गया, और ही ज़्यादा छोटा हो गया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है IBM 360, IBM 370। नॉर्मली हम देखें इसको एक लाइन में, तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था कि ट्रांजिस्टर को हटा करके, यानी कि जो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था, तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि उस ट्रांजिस्टर के जगह पे एक सिलिकॉन चिप का, सिंगल सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल किया गया। और वो सिंगल सिलिकॉन चिप जो था उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। वो एक नाखून के बराबर था, और वो जो सिंगल सिलिकॉन चिप था 200 से 2000 ट्रांजिस्टर के बराबर था। इस सिंगल सिलिकॉन चिप के माध्यम से क्या हुआ कि इसमें लॉजिकल काम और कैलकुलेशन वर्क होना चालू हो गया। कुछ ऐसे चिप का इस्तेमाल किया गया, कुछ ऐसे चिप बनाया गया जिसका काम केवल डेटा स्टोरेज के लिए ही किया जाता था। ठीक है। द यूज़ ऑफ चिप टेक्नोलॉजी रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। और इस सिंगल सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल करने से कंप्यूटर के साइज में कमी हुआ, और उस समय के कंप्यूटर का नाम IBM 360, IBM 370 था। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1970 से लेकर के 1982 तक। चौथे जनरेशन जो था, चौथा जनरेशन, वो 1970 से लेकर के 1982 तक ये चला था। अब कह रहा है कि इस जनरेशन में, इन दिस जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज फर्दर miniaturized through a large scale integration of circuits on the silicon chip. Now the advancement of chip technology has come to be known as very large scale integration, where millions of transistors are packed in a single chip. The VLSI chip are getting refined every day. The size of the chip is shrinking, and the components which are packed in a chip are multiplying as a result. The size of the computer is reducing of this generation is डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। चलिए समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि चौथे जनरेशन में क्या हुआ कि जो सेकेंड जनरेशन में सिंगल सिलिकॉन चिप लगा था, उस सिंगल सिलिकॉन चिप के जगह पे यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया, LSI का, LSI का उपयोग किया गया था। ठीक है ना। लेकिन ये भी सिलिकॉन का ही बना हुआ था। जो LSI था, वे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी सिलिकॉन का ही था। नाउ द एडवांसमेंट ऑफ चिप टेक्नोलॉजी हैज़ कम टू बी नॉन एज अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि क्या हुआ, जब LSI बना तो उसको एक नए टेक्नोलॉजी में, मतलब उसको अपडेट किया गया। तो जब अपडेट हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो वो VLSI का रूप ले लिया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बना तो इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का कैपेसिटी पैक्ड होता था। यानी कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा
उसमें ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी टैक होती थी उस सिग्नल चिप में। द VLSI चिप आर गेटिंग रिफाइंड एवरीडे। जो VLSI था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो था, वो प्रतिदिन रिफाइंड होता था, मतलब अपडेट होता था, प्रतिदिन वो अपडेट होता था। इससे क्या हुआ कि द साइज ऑफ द चिप इज श्रिंकिंग एंड द कंपोनेंट विच आर पैक्ड इन अ चिप आर मल्टीप्लाइंग। कह रहा है कि VLSI के इस्तेमाल से क्या हुआ, जो VLSI था उसका जो साइज़ था वो बहुत ही छोटा हुआ, उससे भी जो सिंगल सिलिकॉन चिप था उससे भी छोटा हुआ, ठीक है ना। और वो एक मतलब कंपोनेंट था, उस कंपोनेंट्स में उसकी साइज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा श्रिंक कर गई, मतलब छोटी हो गई। और उसका जो साइज़ था ना, मतलब किसका, सिस्टम का, वो उसके वजह से, VLSI के वजह से और भी छोटा हो गया। इस जनरेशन में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर का प्रचलन चालू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5th जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है 1982 से लेकर के अब तक 1982 से लेकर के अब तक इस जनरेशन में ULSI का इस्तेमाल किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया। किसमें, 5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। टेक्नोलॉजी इज यूजिंग डेवलपर्स वांट टू डेवलप अ कंप्यूटर दैट विल हैव द थिंकिंग पावर। यानी कि इस जनरेशन में टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई कि जो डेवलपर थे वो डेवलपर ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते थे कि जिसमें सोचने की क्षमता हो, थिंकिंग पावर हो। ऐसे कंप्यूटर डेवलप करना चाहते थे कि जिसमें सोचने की पावर हो। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, किस तरह का, मनुष्य की भांति सोचने की क्षमता हो, इस तरह का डेवलपर उस सिस्टम को डेवलप करना चाहते थे। दिस कंप्यूटर्स विच आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो कंप्यूटर था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही था, आधार पर बनाना चाहते थे लोग। आर डिजाइन टू बी थिंकिंग, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये सोच सके। कंप्यूटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो कंप्यूटर था वो सक्षम था एक बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑफ डेटा टू बी रिट्राइव्ड एज एंड व्हेन रिट्राइव्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके एज अ ह्यूमन बीइंग। 5th जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है रोबोट। 5th जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है रोबोट। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।